नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता चौधारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए चैप्टर में आलोचना। हम बात करने वाले हैं साहित्यिक आलोचना की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य के क्षेत्र में आलोचना आज एक ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जहां ने प्रकाशकों से लेकर लेखकों और उसके पाठकों के दिलों में अपना एक निश्चित ऐसा स्थान बनाकर रखा है। वैसे कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से कोई विशिष्ट कृति बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाती है, प्रसिद्धि के साथ पैसा पाती है? वो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जो एक सर्वसामान्य गिनती वाले व्यक्ति को लेखक की पंक्ति में जाकर बिठाते हैं, उसे अति विशिष्ट स्थान दिलाते हैं? इन सारे उत्तरों की खोज अगर कहीं करनी है तो उसका एकमात्र जवाब है आलोचना। आलोचना के जिस मुद्दे को लेकर आज हम बात छेड़ने वाले हैं वो न सिर्फ साहित्य के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि सदियों से काव्य शास्त्र में वो एक अहम तत्व के रूप में उभरा है। मैं बात कर रही हूं हिंदी आलोचना की। रीतिकाल से लेकर उसके पहले भी काफी समय तक आलोचना को ढूंढा गया है, आलोचना की समय सीमा को खोजा गया है और इसीलिए आलोचना न सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए बल्कि साहित्य का अभ्यास करने वाले जिज्ञासु के लिए भी उतना ही अहम विषय बनकर सामने आता है। आज इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, आलोचक जो ये आलोचना करने वाला है उसके उत्तरदायित्व कौन से होते हैं और एक सर्वसामान्य रूप से आलोचना की कौन सी परिभाषाएं हैं कि जो सर्वमान्य रूप से स्वीकृत की गई हैं। हम सबसे पहले बढ़ेंगे आलोचना के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पर। एक आम धारणा यह रही है कि हिंदी साहित्य में आलोचना जैसा विषय पाश्चात्य जगत से आया है। इसे खारिज करने का काम कई विद्वानों ने किया है, कई नामांकित, कई प्रसिद्ध आलोचकों ने किया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हम गिन सकते हैं कि जिन्होंने अपनी आलोचना की अति विशिष्ट शैली से इस विषय को भी उतनी ही ज्यादा अहमियत दी है। ये सब देखते हुए हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को थोड़ा दरकिनार करना होगा कि आलोचना जैसा विषय पूरी तरह से पाश्चात्य जगत की नकल नहीं है, बल्कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय वातावरण में जिस तरह का साहित्य बन रहा है उस साहित्य को और अधिक समझने के लिए, साहित्यकार की मानसिकता को, साहित्यकार के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को भली भांति समझने के लिए आलोचना उतनी ही कारगर है। जहां तक आलोचना इस शब्द के मूल को ढूंढने का प्रयास हुआ है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि एक पुरानी परंपरा रही है जिस परंपरा के तहत हमने ये काफी हद तक नकारने की कोशिश की है कि ये जो कुछ हम काव्य शास्त्र में पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा भारतीय मूल का है, पाश्चात्य दुनिया की नकल नहीं है। ऐसे में आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ देखने के लिए हमें कुछ धातु, कुछ उपसर्ग, कुछ प्रत्ययों की ओर मुड़ना पड़ता है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति देखते हुए हमें यह मिलता है कि आलोचना उपसर्ग पूर्वक लूच धातु में ल्यूट प्रत्यय से बना है, जिसमें टप नाम का प्रत्यय लगा हुआ है। लूच का अर्थ है देखना। वैसे आलोचना के लिए जो पर्यायी शब्द हमारे पास है समालोचना, अंग्रेजी में जिसे हम क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, उस समालोचना का या फिर आलोचना का लोचन शब्द आंखों के लिए है। आंखें देखने का काम करती है, लेकिन साहित्य की दुनिया में साहित्य सिर्फ देखने की बात नहीं है, वो भली भांति समझने की बात है। तो ये आलोचना हम साहित्य के ऐसे तत्व को कहेंगे जहां साहित्य को भली भांति परखा जाएगा, साहित्य का भली भांति निरीक्षण किया जाएगा, परख कर निरीक्षण करके उसके गुण और दोषों का विवेचन किया जाएगा। इस मुद्दे की शुरुआत करते समय मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि कई ऐसी कृतियां हैं कि जो प्रसिद्धि के शिखर पर है, कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो लेखक के रूप में आज प्रसिद्धि के शिखर पर बैठे हुए हैं। उनकी उस प्रसिद्धि के कारणों को ढूंढते समय उसके मूल में हमें कहीं ना कहीं यही आलोचना दिखाई देंगी।
वो जो कृतियां है, वो साहित्यिक जो कृतियां है, उन साहित्यिक कृतियों का केवल गुणगान वहां पे नहीं है, बल्कि उनके दोषों को भी वहां पे उठाया गया है, उनकी कमियों को भी दिखाया गया है। और एक अच्छी आलोचना वही कहलाएंगी जहां पे न सिर्फ गुणों की, न सिर्फ विशेषताओं की बात होंगी, बल्कि वहां दोषों की भी बात होगी, उसकी कमियों की भी बात होगी। क्योंकि जहां दोषों का विवेचन होता है, वहां साहित्य को सुधारने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के बारे में हम बात करें, तो आलोचना और कुछ नहीं, साहित्य की दुनिया में, साहित्य के परिप्रेक्ष्य में किसी भी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन किया जाना, किसी भी साहित्यिक कृति का विवेचन करना, विश्लेषण करना, उसके गुण दोषों को बताना, परखना, ये सारी की सारी गतिविधियां, ये सारी क्रियाएं हम ले सकते हैं आलोचना के अंतर्गत। आलोचना, समालोचना, या फिर अंग्रेजी का शब्द क्रिटिसिज्म, जैसे हम यहां देख सकते हैं, एक सर्वसामान्य रूप से अगर इसकी आकृति हम यहां ले, या एक सर्वसामान्य रूप से ये क्या है ये बताने की अगर हम कोशिश करें, तो किसी भी विषय, किसी भी वस्तु की, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुणों दोषों और उपयुक्तता का विवेचन करने वाला साहित्य या साहित्यिक विधा है आलोचना। यहां जिक्र किया गया है कि किसी भी वस्तु या विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं बिहारी के कुछ दोहों को। हमें से बहुत लोगों ने जब बिहारी के दोहे देखे हैं, तो बिहारी के दोहे, बिहारी खास तौर से अपनी श्रृंगारिकता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। रीतिकाल का एक राज दरबारी कवि, कि जिसके साहित्य में, जिसके दोहों में श्रृंगार का रस हर बार टपकता हुआ नजर आता है। वैसे है, अन्य विषयों पर भी उनके दोहे हैं, लेकिन अधिकता जिस श्रृंगार की है, उन दोहों का विवेचन करते समय हमें बिहारी के उस लक्ष्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे, कौन सा वो लक्ष्य बिहारी अपने सामने रखता है जब वो उन दोहों को लिख रहा है। अगर हम वो ध्यान में रखते हैं, तो शायद आलोचना करना हमारे लिए आसान होगा। आचार्य केशवदास को जब हम देखते हैं, केशवदास के साहित्य को जब हम देखते हैं, तो पढ़ने वाले उस विद्यार्थी को, उस अध्येता को ये मालूम होना चाहिए, आचार्य केशवदास फिर एक बार रीतिकाल का कवि, लेकिन आचार्य कर्म में निहित कवि है। तो केशवदास के साहित्य का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य सौंदर्य का वर्णन करना नहीं था, बल्कि अपने आचार्य कर्म को पूर्ण करना था। उस लक्ष्य को जानने वाला व्यक्ति ही उसके साहित्य की अच्छी रूप से आलोचना कर सकता है। और इसीलिए आलोचना करने वाला जो व्यक्ति है, जिसे हम आलोचक कह रहे हैं, उसका पहला कहीं ना कहीं ये दायित्व है कि जिस किसी साहित्यिक कृति की वो आलोचना वहां पे कर रहा है, उस साहित्यिक कृति के लिखने के पीछे के लक्ष्य को जाने। शायद ये मुद्दा यहाँ पे छेड़ना योग्य होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन भारत में अपनी एक सभ्यता रही है, अपनी एक संस्कृति रही है कि जिसे कई बार जातीयता का लेपन दिया गया है, कई बार राजनीति उसके अंतर्गत समाविष्ट की गई है। ऐसे में अगर उस विशिष्ट कालखंड के साहित्य का अभ्यास हम कर रहे हैं, किसी विशिष्ट कालखंड के साहित्य की आलोचना अगर हमें करनी है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी विशिष्ट कालक्रम में आने वाला जो कोई लेखक है, जो कोई रचनाकार है, वो राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ है, किसी वर्ग सत्ता से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति सत्ता से जुड़ा हुआ है, या किसी अन्य सत्ता का वो वहां पे अनुयायी है। अगर हम ये परखते हैं, अगर हमें इस चीज का ज्ञान है, तो हम साहित्य लिखने के पीछे के उसके लक्ष्य को भलीभांति समझ सकते हैं, और तभी जाकर हम योग्य रूप से आलोचना कर सकते हैं। वर्तमान समय में जिसे हम बाजारवाद कह रहे हैं, आज के इस बाजारवाद में पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्यिक कृति के लेखन से लेकर उसके प्रकाशन तक हर कहीं पर हित संबंध जो जुड़े हुए हैं, वो पूंजी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लिखने वाले लेखक की इस सारी की सारी पार्श्वभूमि को समझकर उस साहित्य का योग्य मूल्यांकन जो कर सकता है सही मायने में, वो मेरे हिसाब से आलोचक है। तो भाई, आलोचना तो और कुछ नहीं, वो तो है साहित्यिक विधा। काव्य शास्त्र में जिस आलोचना को हम यहाँ पे परखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल ऐसी कोई रचना या कोई विधा नहीं है। साहित्य को परखने वाली ही एक विधा है, लेकिन ये विधा, ये आलोचना
जितनी ज्यादा स्तरीय होंगी उतना ही योग्य साहित्यिक वातावरण, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य निर्माण करने में वो सहायक होंगे। मैंने बार बार जिक्र किया है इस वर्तमान युग का, इस पूंजीवाद का, इस बाजारवाद का। आज वर्तमान में कई बार यह आक्षेप लिया जाता है कि आलोचना के कारण अच्छे साहित्य का दम घुट रहा है, लेखकों का दम घुट रहा है। आलोचना से डर रहे हैं लेखक। इसके पीछे की मीमांसा भी हमें करनी होगी, समय के साथ हम वो भी करेंगे। फिलहाल के लिए आलोचना की इस परिभाषा को देखते हुए, इस स्वरूप को समझते हुए हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। जहां तक हम बात कर रहे हैं हिंदी आलोचना की, पाश्चात्य दुनिया में चलने वाली आलोचना को भी हम यहाँ पे मद्देनजर रखना है। जब जब हम साहित्य को अपने सामने रखते हैं तो अपने आप साहित्य के दो अलग वर्ग हमारे सामने खुल जाते हैं। आज का पढ़ा लिखा वर्ग, आज का पढ़ा लिखा युवा, सुशिक्षित, सुसभ्य समझने वाला अपने आप को वर्ग कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य की तुलना पाश्चात्य साहित्य से करने से नहीं चूक रहा है। ऐसे में साहित्य जब इन दोनों दुनियाओं में लिखा जा रहा है, स्तरीय साहित्य अगर लिखा जा रहा है, तो इस स्तरीय साहित्य को मूल्यांकित करने वाला, उसका निरीक्षण परीक्षण करने वाला ये आलोचना का तत्व इन दोनों दुनिया में विद्यमान है। हिंदी की दुनिया में, हिंदी के साहित्य में हम इसे हिंदी आलोचना, समालोचना के रूप में जान रहे हैं, और यही मुद्दा पाश्चात्य दुनिया में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। तो उस अर्थ में अगर हम देखें हिंदी की आलोचना और पाश्चात्य दुनिया में चलने वाला लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायी शब्द है, पूरक शब्द है। इतिहास में जब हम इस आलोचना के धागे को, सूत्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे बहुत से अभ्यासकों ने, हमारे कुछ विद्वानों ने यह माना है कि संस्कृत साहित्य में भी हमें आलोचना के कुछ ऐसे ही धागे, सूत्र मिलते हैं। संस्कृत में इसीलिए आलोचना के लिए टीका या व्याख्या जैसे शब्दों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा संस्कृत के साहित्य में हमें आलोचना के लिए काव्य, सिद्धांत, निरूपण जैसे शब्द प्रयोग मिलते हैं। ये शब्द अपने आप में बड़े अर्थवान हैं। काव्य, सिद्धांत, निरूपण। निरूपण करना है, उन सिद्धांतों को खोलना है, उन सिद्धांतों को समझना है जो सिद्धांत काव्य से जुड़े हुए हैं। हम ये अगर संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से काव्य शास्त्र का हर विद्यार्थी ये जानता है कि ईसवी सन 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद काव्य के पर्याय में हमने साहित्य शब्दों को चलता हुआ देखा है। काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रत्येक अध्येता, प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को समझता है कि ईसवी सन की 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद काव्य शब्द धीरे धीरे संकुचित अर्थ में आने लगा और साहित्य शब्द अपने आप में उसी बृहद आकार में सामने आने लगा कि जिसमें गद्य और पद्य जैसे दोनों विधाएं थी। तो अगर हम संस्कृत साहित्य में आलोचना के लिए काव्य, सिद्धांत, निरूपण जैसे कुछ तत्वों को देखते हैं तो हमें यहाँ पे बखूबी इस चीज को समझना है कि यहाँ काव्य का मतलब सिर्फ कविता नहीं, यहाँ काव्य का मतलब वो पूरा का पूरा साहित्य है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं से जुड़कर आ रहा है। हम इसमें मिश्रित भी ले सकते हैं। तो संस्कृत काव्य शास्त्र की भी दुनिया में काव्य में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों को परखा जाता था। किसी भी काव्य में किसी भी सिद्धांत को किस तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है, किन नियमों के अंतर्गत उसे रखा जा रहा है, इसका योग्य निरूपण वहां पर किया जाता था, उसका मूल्यांकन किया जाता था और उसी विधा को वर्तमान में हमने आलोचना नाम दिया है। पाश्चात्य दुनिया की अगर बात करें तो पाश्चात्य दुनिया में चलने वाला शब्द क्रिटिसिज्म, अंग्रेजी शब्द हम कहते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन इसकी जो मूल निष्पत्ति है वो ग्रीक से है। ग्रीक के क्रिटिकोस से इस क्रिटिसिज्म शब्द को व्युत्पन्न माना गया है, जिस क्रिटिकोस का अर्थ था विवेचन करना या फिर निर्णय देना। किस चीज का विवेचन? साहित्य की स्तरीयता का विवेचन। किस चीज का निर्णय? साहित्य अपने स्तर पर उसके लिए जो नियम आदि बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर वो योग्य है या नहीं है, इस चीज का निर्णय देना अर्थात क्रिटिकोस। तो बात यह है कि पाश्चात्य दुनिया में भी साहित्य का अवलोकन और आलोचना दोनों होती रही है, जैसे भारतीय
दुनिया में, भारतीय साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में हमने साहित्य के आलोचना को, साहित्य के अवलोकन को महत्व दिया है। इन सारे मुद्दों के आधार पर एक 2 या 3 मुद्दे हम सर्वमान्य रूप से यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आलोचना या आलोचक अगर हम शब्द के रूप में ले तो अपने आप में ये प्रचलित लेकिन आधुनिक शब्द है। हमारी पुरानी परिपाटी में आलोचना के लिए प्रयुक्त अन्य शब्दों को हम अभी देख चुके हैं, जिसे हम संस्कृत परिपाटी से जुड़कर ही ले रहे हैं। तो अपने आप में आलोचना और आलोचक ये दोनों ही आधुनिक शब्द हैं। एक मान्यता ये भी है कि लेखक का काम सिर्फ लिखना होता है। लेखक अपने भाव, अपने विचारों को मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से सिर्फ कागज पर उतारने का काम करेगा। लेखक का काम आलोचना नहीं होता, लेखक का काम मूल्यांकन नहीं होता। तो फिर ये आलोचना मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा किसे गया है? तो पुरानी एक मान्यता के अनुसार उस साहित्यिक कृति को पढ़ने वाला, उस साहित्यिक कृति का आस्वादन करने वाला जो पाठक होता है, उस पाठक को प्रथम आलोचक का दर्जा दिया गया। अब ये जो मान्यता है ये थोड़ी संदेह भरी जरूर है। अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की या इस साहित्य के पहले की अगर हम बात करते हैं, 19वीं शताब्दी के पहले की अगर हम बात करते हैं, तो वो पाठक प्रबुद्ध था। वो पाठक केवल मनोरंजन के लिए साहित्य का आस्वादन नहीं किया करता था। संभवतः 19वीं शताब्दी के पूर्व आने वाले जितने भी पाठक है, पाठक वर्ग है, उन पाठक वर्ग से कहीं ना कहीं ये अपेक्षा की जाती थी कि वो न सिर्फ साहित्य से रस ग्रहण करें, बल्कि उस कृति का मूल्यांकन भी करें, उस कृति का विवेचन भी करें। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक युग में पाठक की, आधुनिक युग में दर्शक की जो अवधारणा है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। 20वीं 21वीं शताब्दी में हमारे सामने जो पाठक यहाँ पे उभर कर आता है, वो पाठक महज कुछ क्षण के लिए, आनंद पाने के लिए, मनोरंजन पाने के लिए, अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भुलाने के लिए साहित्य का आसरा लेता है। 19वीं शताब्दी के पहले अगर हम कम से कम हिंदी साहित्य की दुनिया में अगर पाठक देखते हैं, तो पाठक सहृदय हुआ करते थे। अपनी भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ वो उस कृति का आस्वादन लिया करते थे। और सही मायने में वो पाठक जो 19वीं शताब्दी के पहले था, वो उस कृति के गुण दोषों को योग्य रूप से रखने वाला था। आज के पाठक का ये काम कतई नहीं है कि वो उस कृति के गुणों को, दोषों को ढूंढता रहे, उन्हें निकालता रहे, उसका मूल्यांकन करता रहे। तो पाठक का काम साहित्य का आस्वादन लेना है। ये जरूरी नहीं है कि वो उस कृति का मूल्यांकन करता ही रहे, उसके दोषों को निकालता रहे। हाँ, ऐसे पाठक आज भी हमें कई मिलते हैं कि जो उस कृति को भली भांति पढ़कर अपने उस मनचाहे लेखक से संवाद साधना चाहते हैं, अपने उस मनचाहे लेखक को प्रेरणा देना चाहते हैं, उसे प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उसे और ज्यादा लिखने के लिए हौसला देना चाहते हैं। ऐसे पाठक आज भी हैं। और तीसरी चीज ये है कि जिस आलोचना को ये पाठक और लेखक इन दोनों के साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह आलोचना उस रचनाकार के गुणों का विकास करती है, उस रचना का विकास करती है। और जो यहां नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि पाठक के मन मस्तिष्क को संस्कारित करने का काम भी आलोचना करती है। महज साहित्य लिखने से नहीं बनता, साहित्य को पढ़ने वाला, साहित्य को समझने वाला पाठक वर्ग तैयार करना भी कहीं ना कहीं आज के आलोचक का काम है। और शायद इसीलिए वर्तमान युग में आलोचकों का उत्तरदायित्व क्या है, यह हमें देखना ही पड़ेगा। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि आलोचना ही रचना का प्रमाण है। बड़ी खूब बात कही गई है कि किसी भी रचना का होना मतलब तभी संभव है जब कोई उस रचना की आलोचना कर रहा है। इसे अगर व्यक्ति सापेक्ष रूप से हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करें, तो हमारा होना
व्यक्ति होने के नाते, इंसान होने के रूप में हमारा होना भी तभी मायने रखता है जब तक कोई हमारी ओर ध्यान नहीं देता है। आलोचना उस साहित्य की तरफ ध्यान देने की अपनी एक प्रक्रिया है, जो ये सिद्ध कर रही है कि उस रचना का अपना एक अस्तित्व बाकी के साहित्य की दुनिया में भी है। और इसीलिए आलोचना करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के क्या क्या उत्तरदायित्व है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये इसलिए भी जरूरी है, आधुनिकीकरण की इस आज की आंधी में हम जितना ज्यादा यांत्रिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, असंभव है ये चीज कि हम हमारे हृदय के भाव, हमारे विचारों को भी यांत्रिकीकरण में बदलें। साहित्य संभवतः एकमात्र ऐसी कृति आने वाले समय में बन जाएंगी कि जिसका आस्वादन करने के लिए व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति चाहिए, वहां कोई मशीन नहीं चाहिए। बाकी के काम तो हम मशीनों से करवा सकते हैं, लेकिन भावों का, विचारों का मूल्यांकन किसी मशीन का काम नहीं, वो व्यक्ति का काम है और ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और ये काम करने के लिए भी कुछ खास खूबियों की जरूरत होती है। इन खूबियों को हम तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एक आलोचक का उत्तरदायित्व क्या है, कैसे है। तो आलोचक 3 ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। आलोचक के 3 उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहला आलोचक का जो उत्तरदायित्व है, वो उस कवि या फिर लेखक के प्रति है, या फिर हम कहेंगे उस रचनाकार के प्रति है। क्या करता है आलोचक लेखक के लिए, क्या करता है आलोचक एक रचनाकार या कवि के लिए? तो एक अच्छा आलोचक उस लेखक रचनाकार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, उसके लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है। कोई लेखक जब उस कृति को लिखता है तो वो अपने मनों के भाव को, अपने हृदय के भाव को उस कागज पर उतारने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता है कि उसके उस भावों के बारे में, विचारों के बारे में दुनिया क्या सोचेंगी। उसके लिए अहम वो चीज है कि वो अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है। ऐसे में उस लेखक की उस अभिव्यक्ति की योग्यता का निर्णय लेने का काम एक आलोचक करता है। अगर भावों को वहां पे रखते समय कहीं कच्चापन है, तो वो कच्चापन ढूंढने का काम भी आलोचक करता है। उन विचारों की अभिव्यक्ति में अगर कहीं कड़ाई है, तो उसे थोड़ी सौम्यता देने का काम भी आलोचक करता है। और वो लेखक रचनाकार कैसे अच्छा लिख सकता है, इसके बारे में मार्गदर्शन करने का काम भी आलोचक ही कर सकता है। ये बड़ी दुविधा भरी स्थिति है आज के जमाने में कि आज कई ऐसी प्रकाशन संस्थाएं हैं कि जिन प्रकाशन संस्थाओं ने महज धन लाभ के लिए, पूंजी कमाने के लिए अपने पास जैसे वेतन पर काम करने वाले आलोचकों को रखा है। आज की दुनिया में आलोचना स्व प्रेरणा से होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक नौकर पेशा की तरह किया जाने वाला काम है। और ऐसे काम में जो तत्परता होनी चाहिए, जो सहृदयता होनी चाहिए, उसका हमें काफी ज्यादा अभाव मिलता है। हमें कई ऐसी आलोचकों की मंडलियां भी दिखाई देंगी जो आलोचक महज कुछ लाभ के लिए कुछ विशिष्ट लेखकों को पकड़ते हैं और उन्हीं की कृतियों का आलोचन करते हैं, उन्हीं की कृतियों की आलोचना करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके अलावा भी बाकी के कोई है कि जो अच्छा लिख रहे हैं। और इसीलिए आलोचक का ये जो पहला उत्तरदायित्व हम यहाँ जो देख रहे हैं, तो एक लेखक के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक सिद्ध हो सकता है। अगर वो सही मायने में मार्गदर्शन कर रहा है, तो शायद आज हमारे इस देश में छोटे छोटे तबकों से हमें कई ऐसे नवोदित लेखक दिखाई देंगे कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्हें जरूरत है एक अच्छे आलोचक की। दूसरा आलोचक का उत्तरदायित्व हम देख सकते हैं उस कृति के प्रति, कृति के गुणों का विज्ञापन करने का काम। कोई रचना है, कोई साहित्य है, वो साहित्य क्यों विशेष है, उस साहित्य में क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसे देखकर, जिसे पढ़कर और बाकी के पाठक उस साहित्य को आकृष्ट हो। ये भी कहीं ना कहीं काम एक आलोचक कर सकता है। कृति में आने वाले जो दोष है, उन दोषों को निकालने का काम, उन दोषों को गुणों में परिवर्तित करने का काम भी, या गुणों में परिवर्तित करने के लिए मार्ग सुझाने का काम भी आलोचक कर सकता है। कोई साहित्य
पूरे समाज के अन्य साहित्यों में क्या महत्वपूर्ण स्थान रख सकती है, ये तय करने का काम भी आलोचक कर सकता है। मैं उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगी भालचंद्र नेमाडे की मराठी जो कादंबरी थी, हिंदू जगण्याची समृद्ध अडगण। शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो इसके टाइटल को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था, लेकिन जब इस कृति को पढ़ा गया, इस कृति का जब अवलोकन किया गया, तब इस कृति की प्रशंसा करने वाले थकते नहीं थे। तो वो कृतियां साहित्य की इस पूरी भीड़ भाड़ में अपना क्या वजन रखती है, अपना क्या महत्व रखती है, ये सीना ठोक कर बताने का काम भी सिर्फ और सिर्फ आलोचक कर सकता है। तीसरा उत्तरदायित्व हम यहाँ पे देखते हैं आलोचक का, समाज के प्रति नए लेखकों को समाज के सामने लाने का काम, नई नई साहित्य कृतियों को भी समाज के सामने लाने का काम आलोचक का है। कवि उनकी रचनाओं का वास्तविक ज्ञान कराने का काम आलोचक का है। यह वास्तविक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जनसंचार के इस युग में, मीडिया की इस आंधी में, किसी लेखक के बारे में, किसी कृति के बारे में झूठा प्रचार प्रसार बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में इन सारी झूठे पाखंड की आंधियों को थोपने का काम भी आलोचक कर सकता है, और उस कृति में वास्तव में क्या है, वो लेखक वास्तव में क्या है, ये बताने का भी अहम काम आलोचक ही कर सकता है। कोई कृति क्यों पढ़ी जाए, किसी साहित्य को क्यों पढ़ना है और किसी साहित्य को हमें क्यों नहीं पढ़ना है, यह बताने का काम भी आलोचक करता है। सही मायनों में साहित्य की दुनिया में लेखकों को सम्मान दिलाने का काम और लेखक की उन कृतियों को भी सम्मानित करने का काम एक आलोचक कर सकता है। जिस जातीयवादी संस्कृति से हम उभर कर आ रहे हैं, उस जातीयवाद का आसरा लेते हुए, जिस संस्कृति सभ्यता का आसरा लेते हुए आज भी कई ऐसे आलोचक हैं कि जो इस समाज को कहीं ना कहीं विभाजित करने में हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं, उन लोगों को रोकने का काम आलोचना ही बेहतर ढंग से कर सकती है। भारतीय जिस सभ्यता संस्कृति, जिस एकत्व की हम बार बार बात करते हैं, उसे अखंडित रूप से आगे ले जाने के रूप में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो आलोचक तो निभा सकता है। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आलोचना की कुछ परिभाषाएं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से आलोचना को परिभाषित करने की कोशिश की है। कई ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने अपने विशिष्ट मतवाद से, विशिष्ट संप्रदायवाद से लेकर आलोचना को परिभाषित करने की कोशिश की है। कुछ मतों को हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली परिभाषा जो यहाँ पर है वो बाबू श्याम सुंदर दास की है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनके अनुसार साहित्य क्षेत्र में ग्रंथों को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करना आलोचना है। तात्पर्य यह है कि आलोचक सिर्फ गुणों को, सिर्फ दोषों को बताकर खामोश नहीं होगा, बल्कि उस कृति के प्रति उसका व्यक्तिगत मत क्या है वो उसे भी प्रकट करेगा, तभी जाकर वो आलोचना कहलाएंगे। वरना किसी वर्ग, किसी व्यक्ति, किसी सत्ता के बारे में अगर मन में कोई भाव है या फिर कोई द्वेष भाव है, उसको लेकर अगर हम गलत वक्तव्य यहाँ पे कर रहे हैं तो आलोचना के क्षेत्र में वो स्वीकार्य नहीं होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आलोचना से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और एक व्याख्या है, जहां पर वो कहते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना उस व्याख्या की भी व्याख्या है। हमने कई बार कहा है, हमने कई बार सुना है, साहित्य जीवन का प्रतिबिंब है। हम जो जीते हैं इंसान होने के रूप में, हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उसे अगर हमें कहीं पर देखना है तो आप साहित्य को उठा लो। तो हमारी जिंदगी की व्याख्या, हमारी जिंदगी का एक संक्षिप्त रूप आप साहित्य के रूप में देख सकते हो। साहित्य का संक्षिप्त रूप क्या है? साहित्य का संक्षिप्त रूप उसकी आलोचना है। इस मायने में जीवन की व्याख्या अगर साहित्य है तो साहित्य की व्याख्या आलोचना है।
अगला मत है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, जहां वो कहते हैं सत्य शिव सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण और अभिव्यंजना ही आलोचना है। ये जो तीनों शब्द है सत्य शिव सुंदर, दिखने में वैसे बड़े सर्वसामान्य है लेकिन अपने आप में बड़ा गहन अर्थ लेकर आते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए ये शब्द, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों शब्द इस सृष्टि के उस शाश्वत सत्य को बताने की कोशिश करते हैं कि जो किसी चमत्कार से जुड़ा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है। और इसी व्यक्ति स्वभाव की, व्यक्ति भाव विचारों को अन्वेषित करने का काम, उसे खोलकर बताने का काम, हर एक भाव को दूसरे भाव से पृथक करने का काम और उसकी योग्य रूप से अभिव्यंजना करने का काम आलोचना करती है। तीसरी परिभाषा हम यहाँ पे लेंगे डॉक्टर भगीरथ मिश्र की। आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। कवि का क्या स्थान है, कृति का क्या स्थान है, वो प्रकट करेंगे आलोचना के माध्यम से। आइए, रिचर्ड, पाश्चात्य दुनिया से आने वाला विद्वान, वो कहता है कि आलोचना साहित्यिक अनुभूतियों के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है। सबसे पहले साहित्य का पठन होगा, श्रवण होगा, तत्पश्चात साहित्य के हर एक भाव विचारों को अनुभूत किया जाएगा और इन अनुभूतियों को, जिसे हम साहित्य से स्वीकार रहे हैं, उनका विवेचन होगा। ये विवेचन मात्र विवेचन नहीं है बल्कि विवेक पूर्ण विवेचन है। किसी भी व्यक्तिगत द्वेष से दूर होकर किया जाने वाला ये विवेचन, इसे हम कह रहे हैं विवेकपूर्ण, जो निरक्षीर विवेक बुद्धि से जुड़ा है। और यही मूल्यांकन, आइए रिचर्ड के हिसाब से, आलोचना है। आखिरी परिभाषा हम लेंगे मैथ्यू अर्नॉल्ड की। मैथ्यू अर्नॉल्ड के अनुसार वास्तविक आलोचना में ये गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता से बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए। हम बार बार जिस द्वेषहीन आलोचना की बात कर रहे हैं, इसका सही दूसरा शाब्दिक अर्थ है निष्पक्षता। तो वास्तविक रूप में आलोचना हम उसे कहेंगे कि जहां निष्पक्षता का भाव महत्वपूर्ण है, जहां कोई भी जाति महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति नहीं, सत्ता नहीं, निष्पक्ष होकर जहां पर मूल्यांकन किया जा रहा है, और ये मूल्यांकन करते समय वो आलोचक अपने बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वो आलोचक है, सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं, उसका अपना एक बौद्धिक स्तर है और वो आलोचना करते समय अपने उसी बौद्धिक स्तर का यहाँ पे प्रयोग करने वाला है। तभी हम उस कृति को, उस विधा को आलोचना के रूप से यहाँ पे जान सकते हैं। कुल रूप से अगर हम यहाँ पे देखें तो आलोचना आज के युग में साहित्य की ऐसी एक सशक्त विधा बन चुकी है कि जो समाज के कई हिस्सों को छूने का काम करती है। आलोचक या आलोचना किसी विशिष्ट वर्ग के हित संबंधों से थोड़ा दूर हटकर केवल और केवल साहित्य की दुनिया में चलने वाले अनुभूति और अभिव्यक्ति के इन आंदोलनों को प्रकट रूप से या प्रकट अर्थ में भूमि पर लाने का काम करती है, भाव भूमि पर लाने का काम करती है। फिलहाल के लिए हम आलोचना की इन परिभाषाओं को लेते हुए यहीं पे रुकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।